ये जो क्वेश्चन है ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के दो कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है। एक तो थर्मल कंडक्शन का कॉन्सेप्ट और दूसरा है थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स यहां पर जो थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट हमारा टेस्ट किया जा रहा है वो कोई सिंपल सिनेरियो नहीं होगा, बल्कि वहां पर बॉडी के अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण हमें वहां पर इंटीग्रेशन का मदद लेना होगा। चलिए सवाल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है IIT JEE एडवांस 2016 का। यहां पर कहा गया है कि द एंड्स Q एंड R, ठीक है, दो रॉड्स है यहां पर, एक रॉड PQ एंड दूसरा रॉड RS। मैं थोड़ा लिख लूं, ये रॉड जो है ये है PQ रॉड, PQ, और ये दूसरा रॉड जो है ये RS रॉड है। Q और R सेक्शन जो है ये एक दूसरे के साथ यहां पर वेल्डेड है, ठीक है, थिन वायर्स है, PQ एंड RS, PQ this one, RS that one। इनिशियली दोनों का लेंथ जो है ये 1 मीटर का है, तो हम मान के चल रहे हैं दोनों का लेंथ जो है ये L है, यहां से यहां तक दैट इज L, और यहां से यहां तक दैट इज ऑल्सो L। सो दोनों का लेंथ जो है लेंथ सेम है। एंड पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस में यहां पर केप्ट है, यानी कि पूरा का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है। P का टेम्परेचर, दैट मीन इस एंड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस जो है ये मेंटेन किया गया है, यानी कि कहीं ऐसे जगह पे बड़ा पानी का टंकी है, पूरा पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री में है, इस एंड को उसके साथ कांटेक्ट में रखा गया है, उसमें डुबो के रखा गया थोड़ा सा हिस्सा, ताकि इसका टेम्परेचर, कहने का मतलब है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री चेंज नहीं होगा, न बढ़ेगा न घटेगा, 10 डिग्री मेंटेन्ड रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस। वाइल द एंड S, यहां पर इसे गर्म किया गया और इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया, मतलब वहां पर वही टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली कितना टेम्परेचर में था, 10 डिग्री सेल्सियस में पूरा था, फिर इस एंड को गर्म किया गया, इस एंड को भी मेंटेन किया गया 10 डिग्री सेल्सियस में, वो 400 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन्ड है। द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या है कि हीट जो है यहां से डिसिपेटेड नहीं होगा, हीट कहीं से डिसिपेटेड नहीं होगा, सिर्फ हीट यहां से एंटर करेगा। चूंकि इस एंड को मेंटेन किया गया 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब कंटिन्यूअसली इस एंड में हीट प्रोवाइड करना होगा और इस एंड से हीट बाहर निकलता रहेगा, ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो यहां पर देखने वाली बात आप ये पाएंगे, चूंकि कहीं और से हीट रिलीज नहीं हो रहा है, यानी जितना हीट यहां पर एंटर कर रहा है उतना ही हीट यहां से बाहर निकलना होगा आफ्टर इट रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम। पूरा सिनेरियो जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उसके बाद, मतलब हर सेक्शन एक अपना अपना टेम्परेचर अटेन कर लेगा, उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद पूरी तरह से इसे 10 और इसे 400 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करने के लिए जो हीट का प्रोविजन यहाँ से होगा, जो प्रोवाइड किया जाएगा, और हीट यहाँ से जो बाहर निकलेगा, जब ये पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद से आप पाएंगे जितना हीट यहाँ से एंटर करेगा वही हीट प्रोपगेटेड होके यहाँ से बाहर निकलेगा, कहीं और से निकल नहीं सकता है। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी वो हर जगह पे सेम होगा। यहाँ से जिस रेट से हीट फ्लो करेगा यहाँ से इस रेट में हीट फ्लो करेगा, यहाँ से भी उसी रेट से हीट फ्लो करेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप आगे जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे वहाँ पर भी आप देखेंगे। खैर वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में कभी बात करेंगे हम लोग, कि क्योंकि चार्ज कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, कहीं से लीक नहीं कर सकता, तो हर जगह पे करंट को सेम रहना पड़ता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग फॉल्टर कर जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वायर PQ, इसका थर्मल कंडक्टिविटी, लेट अस से कि थर्मल कंडक्टिविटी इसका जो है ये K है, थोड़ी देर में बात करते हैं। आई नो आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी उसका दुगना है। थर्मल कंडक्टिविटी ये डिसाइड करता है, एक मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ये डिसाइड करता है कि मान ले उस मटेरियल का आपने एक रॉड बना लिया और उस रॉड के एक एंड और दूसरे एंड में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो थर्मल कंडक्टिविटी ये डिसाइड करता है, वो प्रॉपर्टी जो मटेरियल के साथ एसोसिएटेड होता है, वो डिसाइड करता है कि उस बॉडी में किस रेट से हीट एनर्जी प्रोपगेट करेगा या ट्रांसफर्ड होगा फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड।
ये और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि रॉड का जो लेंथ होगा इस पे डिपेंड करेगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। जब हम लोग फार्मूला देखेंगे उस समय हम वो देख लेंगे। सो इसका थर्मल कंडक्टिविटी उसका दुगना है, यानी सारे कंडीशंस अगर सेम रहे तो हीट का ट्रांसफर जो है यहाँ पर हीट का प्रोपगेशन दुगना होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दुगना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो होगा नहीं, ठीक। तो उसका कंसेक्वेंस क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। सो और साथ ही साथ कहा गया कि वायर आर एस, हाँ ठीक है, दैट ऑफ वायर आर एस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पी क्यू, लेट अस से दैट इज अल्फा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये दिया गया है, लेट अस से दैट इज अल्फा एंड दिस वन। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है, मतलब ये आपसे पूछना चाहता है कि जो चूंकि आप इसे 400 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन कर रहे हैं, ये 10 डिग्री सेल्सियस में, ये एंड 10 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन्ड है, तो चूंकि इसे हम गर्म कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम में जब ये आएगा तो ये जो पार्ट्स था जो कि इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस में था, इसे गर्म करने के कारण और इक्विलिब्रियम रीच करने के कारण ये सारे सेक्शंस जो है अब 10 डिग्री सेल्सियस में नहीं रहेगा, बल्कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आपने यहाँ 400 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया और बाकी सारा हिस्सा जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा 400 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा प्रॉपरली, टेम्परेचर भी उसी हिसाब से चेंज कर जाएगा। हमें चेंज इन लेंथ इन पी क्यू पूछा गया हमसे। ऑफ कोर्स गर्म होगा तो इसका एक्सपेंशन होगा, कितना होगा एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये पी क्यू का एक्सपेंशन कितना होगा। कैसे पता कर सकते हैं, इनिशियली एक सर्टेन टेम्परेचर में था विच इज 10 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है इन द सेंस कि पूरा का पूरा रॉड का टेम्परेचर एक सर्टेन अमाउंट को अचीव किया, ऐसी बात नहीं है। आप पाएंगे ये 10 डिग्री सेल्सियस में होगा तो ये 50 डिग्री सेल्सियस में होगा यहाँ पर, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा यहाँ पर, एंड सो ऑन, बहुत अलग अलग होगा। दैट मीन अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि दैट एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। इनिशियली 10 में था ये, यहाँ भी इनिशियली 10 में था, अब इसका टेम्परेचर 50 हुआ, तो इस छोटे से हिस्से में एक पतला सा हिस्सा अगर हम कंसीडर करें तो उसमें जितना एक्सपेंशन होगा यहाँ पर उससे ज़्यादा टेम्परेचर इसने अटेन कर लिया, इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। यानी अलग अलग एक्सपेंशंस होंगे, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन उस चीज़ को पता करने से पहले हमें तो ये पता होना होगा ना इसके दूसरे एंड में टेम्परेचर कितना है, तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अलग अलग हिस्सों में क्या क्या टेम्परेचर है। सो पहला काम ये है कि हमें ये पता करना होगा कि इस जगह पे टेम्परेचर जो है वो कितना है। यहाँ पर टेम्परेचर लेट अस से T1 है एंड T1 इज गिवन एज 10 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसे सिचुएशंस में कभी ज़रूरत पड़े केल्विन में कन्वर्ट करना तो आप, मुझे पता है आप आसानी से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज हम लोग पूरा का पूरा डीलिंग जो करेंगे चेंज इन टेम्परेचर में करेंगे। And for the case of change in temperature, डिग्री सेल्सियस स्केल जितना बताता है चेंज इन टेम्परेचर, केल्विन स्केल भी चेंज इन टेम्परेचर उतना ही बताएगा। 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर इज 10 केल्विन का चेंज इन टेम्परेचर, बोथ आर द सेम। क्योंकि जो केल्विन स्केल बनाया गया, द स्केलिंग, द ग्रेडिंग, एक टेम्परेचर के बाद दूसरा टेम्परेचर, ये जो ग्रेडिंग है, एक यूनिट आगे बढ़ना, दैट ग्रेडिंग ये सेल्सियस स्केल से ही उधार लिया गया है, या सेल्सियस स्केल को ही उठा के रख दिया गया है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आपको पता है कि 10 डिग्री सेल्सियस इज नॉट 10 केल्विन, बट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 11 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर गैप है विच इज़ 1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन स्केल में भी 1 केल्विन का ही गैप होगा वो। दैट मीन हम लोग यहाँ पर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर्स को हम डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं, उससे प्रोपगेट कर सकते हैं। खैर, हमारा टारगेट क्या है, पहला टारगेट ये टेम्परेचर पता करना। वो टेम्परेचर हम कैसे पता कर सकते हैं, वो टेम्परेचर हम किस तरह से पता करेंगे। तो देखिए, चूंकि कहा गया है कि ये पूरी तरह से आइसोलेटेड है, और हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो पूरे के पूरे ये रॉड वाला सिस्टम जो है हर क्रॉस सेक्शन में सेम होगा। यहाँ से जिस रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से भी उसी रेट से, यहाँ से भी उसी रेट से, यहाँ से भी उसी रेट से ट्रांसफ़र हो रहा हीट।
हमें चाहिए इस पॉइंट का टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान सकते हैं हीट इधर से जितना इस जगह को एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा सेम अमाउंट में। तो हम कह सकते हैं हीट ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ दैट इज सेम एज हीट ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ यूनिट टाइम में, दैट मीन रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं, या फिर कहें वो फॉर्मूला जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी अपीयर करता है उसे अगर देखते हैं हम लोग, आप एनसीईआरटी खोलेंगे आप पा जाएंगे रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अगर मैं एक रॉड की बात करता हूँ, एक सिंगल रॉड है, इस रॉड का दो एंड T1 एंड T2 दो अलग अलग टेम्परेचर्स में है, लेट अस से T2 इज लार्जर देन T1। तो यहाँ इक्विलिब्रियम जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करेगा उस समय जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, दैट मीन हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट heat energy per unit time which is rate of transfer of heat, that is basically proportional to the cross sectional area। ये cross sectional area जितना ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज़्यादा हीट प्रोपगेट कर सकता है उससे, दैट्स वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन टू एंड्स डिवाइडेड बाय इसका जो लेंथ है। बहुत लंबा रॉड ले लेंगे आप और दोनों को एक सर्टेन टेम्परेचर डिफरेंस पे रखेंगे तो उस समय जो हीट का ट्रांसफ़र होगा, और वही रॉड अगर बहुत छोटा होगा और वही टेम्परेचर डिफरेंस अगर रहे तो फिर यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र अधिक होगा, बड़े तेज़ी से हीट को ट्रांसफ़र होना होगा वहाँ पर। सो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। आप कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, सो दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ अगर हम रेट ऑफ ट्रांसफ़र देखें फॉर दिस केस यहाँ से यहाँ एंड दिस केस यहाँ से यहाँ, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे, फिर यहाँ पर हम कहेंगे दोनों रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है दोनों बराबर होना चाहिए। यानी इसके लिए दिस H और इसके लिए दिस H बोथ शुड बी द सेम। दैट मीन हम ये कह सकते हैं फॉर दिस केस यहाँ से यहाँ जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है दैट शुड बी इक्वल टू, इस फार्मूला से अगर गाइडेड है, ऑब्वियसली गाइडेड है, दैट शुड बी थर्मल कंडक्टिविटी विच इज़ K। यहाँ पर इसका थर्मल कंडक्टिविटी ट्वाइस ऑफ K है, वहाँ पर K है। सो थर्मल कंडक्टिविटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के लिए सेम है, सेम लेंथ का रॉड है, सेम क्रॉस सेक्शन का रॉड है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, या T2 माइनस टी, बिकॉज T2 इज लार्जर देन T1, इसीलिए मैं कह सकता हूँ T2 माइनस टी, इसीलिए मैं कह सकता हूँ दिस इज लार्जर देन दिस वन, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रॉड, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K, एरिया इज द सेम T माइनस T1 डिवाइडेड बाय L। आप इसे यहाँ से हटा सकते हैं एंड यू विल फाइंड T2 एंड T2 का वैल्यू डाल देते हैं 400 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज T2 माइनस टी दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये केल्विन स्केल में जितना होगा सेल्सियस स्केल में भी उतना ही होगा। सो 400 डिग्री सेल्सियस माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 2 इंटू 10 डिग्री सेल्सियस इज 20 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज थ्राइस ऑफ टी इज इक्वल टू 420 डिग्री सेल्सियस एंड हेंस टी इज इक्वल टू 140 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते थे, ऑफ कोर्स शॉर्टकट इस तरह से अप्लाइड होता कि हाँ, वैसे मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि शॉर्टकट अप्लाई करने से पहले आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत रॉबस्ट होने की दरकार है, वरना शॉर्टकट भीतर से नहीं आएगा, शॉर्टकट आप रट्टा मार लेंगे फिर, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कब धोखा दे के चला जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, और व्यक्ति ओवरलोडेड हो जाता है। जब चीज़ों को रट्टा मारता है तो वो ओवरलोडेड होता है, वहीं से डिप्रेशन की शुरुआत होती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैसे शॉर्टकट लगा सकते हैं, आप इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं, डायमेंशनली अगर देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, दोनों ही केस में, दोनों ही रॉड के केस में, और आप पाते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये 2 टाइम्स इसका है, थर्मल कंडक्टिविटी इसका 2 टाइम्स है। तो सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होने के लिए जो यहाँ डेल्टा टी होना होगा और यहाँ डेल्टा टी होना होगा, दिस डेल्टा टी शुड बी 2 टाइम्स। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर जो है, यहाँ पर डेल्टा टी जो होगा, लेट अस से दैट डेल्टा टी इज x, यहाँ पर इसी चेंज इन टेम्परेचर को होना होगा ट्वाइस ऑफ x।
डिफरेंस इन टेम्परेचर को ट्वाइस ऑफ एक्स होना होगा। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, अगर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट अगर इसे कांस्टेंट होना है दोनों ही केस में, इसके केस में इसके केस में, देन यू विल फाइंड ये और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये कांस्टेंट होता है तो दोनों ही केस में, तो ये और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब ये अगर दुगना होता है तो चेंज इन टेम्परेचर को आधा होना होगा। सो ये अगर दुगना होता है, ये के अगर दुगना होगा तो चेंज इन टेम्परेचर को आधा होना होगा। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए ये जो मिड पॉइंट है, ये जो सेक्शन है, हॉल्ट है, जिस हॉल्ट को हम पता कर रहे हैं ये, या फिर जंक्शन जो है, तो आप पाएंगे यहाँ से यहाँ का चेंज इन टेम्परेचर को आधा होना होगा इसके कंपैरिजन में। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उसे 1/3 कर दे। टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आप पाएंगे 400 माइनस 10 दैट इज 390 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो वो जो 390 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है उसे आप 3 पार्ट में तोड़ दे, मतलब 13 13 13 130 130 130 हो गया। एक भाग इसे दे दे, 2 भाग उसे दे दे। सो 130 का डिफरेंस यहाँ पर होगा और यहाँ पर हो जाएगा 260 का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में। सो इस तरह से आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स शॉर्टकट अप्लाई किया जा सकता है। ओके, so that temperature should be 140 degree Celsius. This temperature should be 140 degree Celsius. So change in temperature यहाँ से यहाँ 130 डिग्री सेल्सियस का है। खैर वो तो बाद की बात है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन में। आपको ये टेम्परेचर मिल गया, ये टेम्परेचर तो गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस। अब आपको हर सेक्शन में हुए एक्सपेंशन को इंटीग्रेट करना है। अलग अलग एक्सपेंशंस होंगे, 140 यहाँ पर 100, यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 25 में भी डिग्री सेल्सियस। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सपेंशंस होने वाले हैं। सो हमें यहाँ पर करना होगा इंटीग्रेट। सो ये है लेट अस से T1 डिग्री सेल्सियस में। अब मैं इसे T2 कर देता हूँ नाम, दूसरा प्रॉब्लम है ये। सो वो T2 था, मैं T3 करूँगा, बाद में भूल जाऊँगा, फिर T2 लिख दूंगा, इसीलिए मैं अभी इसे T2 कह रहा हूँ। एंड T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, T2 इज इक्वल टू 140 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T इज 130 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, एक्सपेंशन देखना है। अलग अलग सेक्शंस में एक्सपेंशन अलग अलग होगा, ये तो क्लियर है, होना ही चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ ऐसे पतला सा, कितना पतला, dx। हाँ, एक्सपेंशन किसके कंपैरिजन में एक्सपेंशन हमें देखना है, जो इनिशियली जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो 10 डिग्री सेल्सियस में था उसके कंपैरिजन में हमें देखना है एक्सपेंशन कितना होगा। सो जो एक्सपेंशन हम पता कर रहे हैं उसके लिए इनिशियल कंडीशन ये है कि ये इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस में था हर एक पार्ट, अभी इसका टेम्परेचर चेंज हो गया। सो मैं ये सेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है हमें, बिकॉज अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग एक्सपेंशन होगा। सो यहाँ पर ये मैंने x मान लिया और यहाँ से यहाँ तक जो है ये dx है, यहाँ से यहाँ तक जो है x है। मैंने x डिस्टेंस दूर यहाँ से यहाँ एक सेक्शन मान लिया, दैट इज एक पतला सा हमें एक सेक्शन मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। ऑफ कोर्स इसे इस तरह से काट दे तो, जिसका कि विड्थ है dx या हाइट कह सकते हैं आप, दैट इज dx। हमें यहाँ पर देखना है एक्सपेंशन कितना है और ओवरऑल एक्सपेंशन के लिए हमें इंटीग्रेट कर देना है। हमने ये भी देखा था कि ये भी कहा गया था कि इसका जो लेंथ है दैट लेंथ इज L, दैट लेंथ इज L, ऐसे यहाँ लिख दूँ, दैट लेंथ इज L। सो हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये सेक्शन कितना टेम्परेचर में आया। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसे सिनेरियो में जब बॉडी सेम मटेरियल से बना हुआ है, ओवर यूनिफॉर्म है क्रॉस सेक्शन, ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं जो टेम्परेचर अलग अलग जगह पे बनेगा, आई रिपीट, सेम मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल अगर सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अगर सेम है, देन हम यहाँ पर कह सकते हैं जब हम प्लॉट करेंगे टेम्परेचर को, अगर मैं इसके लेंथ के अलॉन्ग प्लॉट करता हूँ तो मुझे टेम्परेचर ना कुछ ऐसा मिलेगा। अगर मैं टेम्परेचर को प्लॉट करता हूँ तो टेम्परेचर लीनियरली एक्सपैंड करेगी, लीनियरली बढ़ेगा। सो ये स्केल या फिर ये एक्सिस जो है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑफ कोर्स इसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं पूरा लिख दूँ, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये लीनियरली इंक्रीज करेगा टेम्परेचर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान ले कि
इसी रॉड के मैं दो सेक्शंस को कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। सेम लेंथ का दो सेक्शन मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसके साथ कंफ्यूज ना हो, मैं फिर से नाम एल ही दूंगा यहाँ पर। सो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर इसका टेम्परेचर T1 होता है, इसका टेम्परेचर T2 होता है, इसका टेम्परेचर T3 होता है, देन T2 अगर सेम डिस्टेंस में, ये भी L है ये भी L है, तो आप पाएंगे T2 शुड बी एट द मिड पॉइंट ऑफ T1 एंड T3। ऐसा होना ही होगा। क्यों होना होगा? क्योंकि सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन है एंड सेम लेंथ है। सो ऐसे केस में अगर हीट रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को सेम होना होगा, तो आप ये पाएंगे रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को अगर सेम होना है, सो दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसे अगर सेम होना होगा, आप गौर से देखें, ये अगर सेम होना होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, इस दौरान यहाँ से यहाँ, अगर इसे सेम होना है और दोनों पार्ट के लिए चूंकि सेम मटेरियल है तो K इज द सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, L सेम, हमने सेम लेंथ मान लिया, L सेम, तो डेल्टा T शुड बी सेम। यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डिफरेंस सेम होना होगा, यानी लीनियरली टेम्परेचर ग्रो करेगा। यहाँ से सेम डिस्टेंस में जितना टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस में टेम्परेचर डिफरेंस सेम, उसी को तो लीनियर कहा जाता है। उसी के कारण तो टेम्परेचर ग्राफ हमें ऐसे लीनियर मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। तो इस तरह से हमें लीनियर मिलेगा। ओके, सो हमें क्या पता करना है? यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। सो अगर लीनियर है तो बड़ा आसान है टेम्परेचर पता करना। कैसे कर सकते हैं? यहाँ टेम्परेचर T1, तो हमें देखना होगा यहाँ से यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। L लेंथ में टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T विच इज T2 माइनस T1। मैं नीचे वाला मिटा दूँ वरना कन्फ्यूजन होगा। सो यहाँ से यहाँ L डिस्टेंस में डेल्टा T का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो L डिस्टेंस में डेल्टा T का टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज डेल्टा T डिवाइडेड बाय L, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x, तो कितना टेम्परेचर चेंज होना चाहिए? टेम्परेचर चेंज कितना होना चाहिए? टेम्परेचर चेंज होना चाहिए डेल्टा T विच इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L विच इज चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, उसके साथ कितना डिस्टेंस हमने आगे बढ़ा? x डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। इनिशियली कितना टेम्परेचर था, या फिर यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, दैट इज T1, या कहें टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होना चाहिए T1 से इतना इंक्रीज करेगा। ओके फाइन। सो हमें देखना है यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा। थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा इस छोटे से जगह पे, तो लेट अस से दैट लिटिल चेंज इन dx इज डेल्टा dx था, उसमें कुछ चेंज हुआ लेंथ में, एंड दैट इज डेल्टा dx, चेंज इन dx। So that change in dx should be written as, जैसे कि हमें पता है the linear expansion is equal to coefficient of linear expansion उस मटेरियल का, let us say that is alpha, वो वैल्यू गिवन है, अल्फा का वैल्यू जो है that value is given here. So coefficient of thermal expansion into कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ into the original length which is dx। मैं यहाँ पर अगर डेल्टा T करता हूँ तो यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ। डेल्टा T, व्हाट इज डेल्टा T? किसका डेल्टा T? इस सेक्शन के लिए डेल्टा T। अब क्या वो डेल्टा T जो हम यहाँ पर बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, क्या इस एंड का टेम्परेचर और इस एंड का टेम्परेचर इनके बीच का डिफरेंस है? नहीं। आप एक बार याद करें, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा समय के सापेक्ष में, जब समय की शुरुआत हो रही है इस ऑब्जर्वेशन की, उस समय जो टेम्परेचर था, जिस समय इसका लेंथ 1 मीटर का था, L था इसका लेंथ, उस समय का टेम्परेचर तो T1 था ना। तो इस केस में जो डेल्टा T है ये समय के सापेक्ष में डेल्टा T है, और यहाँ जो हम डेल्टा T की बात कर रहे हैं वो लेंथ के सापेक्ष में डेल्टा T है, मतलब लेंथ के साथ जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो समय के सापेक्ष में जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है इस सेगमेंट में, पहले ये किस टेम्परेचर में था? T1 टेम्परेचर में था। अब कितना टेम्परेचर में? इस टेम्परेचर में। सो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर इन दिस केस।
सो इसीलिए मैं डेल्टा टी नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज डेल्टा टी मैंने असाइन कर दिया यहाँ पर समथिंग एल्स के तौर पे. सो यहाँ पर दैट इज डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स. ठीक, अब जब हमें ओवरऑल चेंज इन लेंथ पता करना होगा, चेंज इन लेंथ कैसे पता करेंगे हम? ओवरऑल चेंज इन लेंथ. सो इसे इंटीग्रेट कर देना होगा. ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में कितना चेंज हो रहा है लेंथ में, सारे चेंजेस को ऐड कर दे तो ओवरऑल चेंज मिल जाएगा हमें, ओवरऑल इंक्रीमेंट मिल जाएगा. सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग. अल्फा डेल्टा टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को अगर देखें तो दैट इज एक्स, तो उस पर इंडिपेंडेंट है ये, उस पर इंडिपेंडेंट है ये तो फाइनल लेंथ है इसका, तो ये भी इंडिपेंडेंट हो गया. सो मैं इंडिपेंडेंट टर्म्स को बाहर रख लेता हूँ और इंटीग्रेट कर देता हूँ x dx. अब इसका लिमिट भी चाहिए. हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ऐसे पतले पतले सेक्शंस लेकर सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो ऐसे पतले पतले सेक्शंस हमें कहाँ से कहाँ तक लेना होगा? यहाँ से पहला सेक्शन हमें मिलेगा और यहाँ पर अंतिम सेक्शन मिलेगा. तो इसके लिए x वैल्यू 0 और इसके लिए x वैल्यू l इनिशियली जो लेंथ था इसका l. सो 0 to l. तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे दैट इज अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय l एंड दिस शुड बी x स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट पुट करें तो l स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन दैट इज हाफ अल्फा डेल्टा टी l अल्फा डेल्टा टी l, अल्फा डेल्टा टी l. अब वैल्यूज पुट करना बाकी रह गया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक बार. हाफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना था? 1.2 10 टू द पावर -5. हाँ 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर केल्विन. ठीक है, अल्फा हो गया. अब डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी इज 130 डिग्री सेल्सियस. सो 130 डिग्री सेल्सियस. चूंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर है, दैट्स वाई डिग्री सेल्सियस को हम लोग डायरेक्टली केल्विन का कह सकते हैं. अगर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर में अपीयर करता, समहाउ किसी जगह का टेम्परेचर वो अगर होता और उसे हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर देते तो हमें 273 ऐड करना होता उसके साथ. लेकिन यहाँ पर हम ये चूंकि एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है, तो आसानी से हम इसे केल्विन कह सकते हैं. एंड दैट लेंथ इज 1 मीटर्स. ओके, हाँ यूनिट मीटर आना चाहिए, ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए. ठीक है, सो कैलकुलेट करें आप ये. दिस इज 12 और 13, 12 12 144 और फिर से 12 156, 12 13 ना. ठीक है, मैं इसे हटा दूँ डेसिमल पॉइंट को तो बेहतर समझ में आएगा. 12 गुना 13 156 डिवाइडेड बाई 2 75 और 3 78. सो हो गया ये 78 एंड 10 टू द -5. ठीक है, इंटू 10 टू द -5 इतना यूनिट होना चाहिए. मीटर, इनिशियल लेंथ इसका 1 मीटर था, दैट 1 मीटर. सो यहाँ पर ऑप्शन एक बार देख ले, किस में पूछा गया? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में पूछा गया. ठीक है, तो इसे मिलीमीटर कन्वर्जन किया जाए. सो मिलीमीटर कन्वर्जन के लिए मैं 10 टू द पावर -2 यहाँ से इसे 10 टू द पावर -3 करना है. सो 10 टू द पावर -2 रहेगा, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0.78 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, यानी कि 0.78 मिलीमीटर. 0.78 millimeter and this is the right option. अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो अगर आप इस क्वेश्चन को रेट करते हैं इसके डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार, देन आई विल अप्रिशिएट दैट. और ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट आपको यहाँ 11th सेक्शन में, इसी चैनल के जब होम पेज पर जाएंगे तो 11th सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर व्यू ऑल कर देंगे. हाँ, अगर मैं आगे चल के इसे स्प्लिट ना कर देता हूँ 2 सेक्शंस में कि 11th पेपर 1 11th पेपर 2, तो आपको यही सेक्शन में मिलेगा, वरना आपको इसके नीचे वाले सेक्शन में मिल जाएगा. चलिए जल्द मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.